क्लास 12th हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये टॉपिक 3.2 है, नॉन क्षत्रिय किंग्स। और हिस्ट्री के इस चैप्टर में हमारा जो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे चैप्टर का नाम है किनशिप कास्ट एंड क्लास, यानी बंधुत्व जाति वर्ग। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक। नॉन क्षत्रिय किंग्स, यानी कि नॉन क्षत्रिय किंग्स मतलब है अक्षत्रिय राजा। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ब्राह्मण जो थे या ब्राह्मणों ने खुद एक ऐसी व्यवस्था बनाने का दावा किया। उनका ये कहना था कि एक वर्ण व्यवस्था होती है और उस वर्ण व्यवस्था में वर्ण सिस्टम में सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं, दूसरी जगह पर क्षत्रिय होते हैं, तीसरे पे आपके वैश्य होते हैं और फिर शूद्रास वहाँ पर आते हैं। तो दिस वाज द ऑर्डर ऑफ वर्ण। तो इन वर्ण सिस्टम द ब्राह्मणा सपोज्ड टू डू the study of Vedas and etc. study the perform the sacrificial traditions, and Kshatriyas supposed to do the protection of the public and they will rule over the society. The Kshatriyas, ये परफॉर्मेंस थी उस समय क्षत्रियों की और राजाओं की। वैश्य का काम था कि ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, और जो शूद्र थे उनका काम था कि ऊपर के जो तीनों वर्ण हैं, अबव जो 3 वर्णाज हैं, उनका सर्विस देना, उनको सेवा करना था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? क्षत्रिय किंग लिखा हुआ है। क्षत्रिय किंग तो ठीक है, चलिए कि राजा कौन बन सकता है? ब्राह्मणों के नियमों के हिसाब से क्षत्रिय बन सकता है। लेकिन यहाँ पर तो लिखा है अक्षत्रिय राजा, यानी नॉन क्षत्रिय किंग्स। तो ऐसा क्यों कह दिया है? इसका जनरल सा मतलब ये है कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि क्षत्रिय किंग्स नहीं बने हैं, बल्कि वो अदर जो कम्युनिटीज़ थे या अलग अलग जो हमारे वर्ण होते हैं उनसे बिलोंग करते थे। चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग्स, यानी शास्त्रों के अनुसार जो संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए हैं, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, उन्हीं को शास्त्र कहते हैं जो ब्राह्मणों ने लिखे। तो शास्त्रों में लिखा गया है कि जो क्षत्रिय होते हैं उन्हीं को राजा बनने का अधिकार था, वही राजा बन सकते हैं। लेकिन फिर भी सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनिएजेस प्रोबेबली हैड डिफरेंट ओरिजिन्स, लेकिन फिर भी सैकड़ों ऐसे या बहुत सारे ऐसे रूलिंग लीनिएज थे। रूलिंग लीनिएज मतलब होता है शासक वंशज, शासक वंश, यानी सत्ता जिन्होंने चलाई। प्रोबेबली हैड डिफरेंट ओरिजिन्स, लेकिन उनकी उत्पत्ति जो थी अलग अलग स्रोतों से थी, यानी वो अलग अलग जो है वर्ण से आते थे या किसी डिफरेंट ओरिजिन से थे। हो सकता है कि वो आदिवासी भी रहे हों। जैसे एग्जाम्पल, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द मौर्यंस हु रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर हैज़ बीन हॉटली डिबेटेड। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह आती है वो है मौर्यंस की। आप जानते हैं कि 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य के जो लोग थे, फाउंडर थे या चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका जो बैकग्राउंड था, जो कि उन्होंने बहुत बड़े एम्पायर को इंडिया पर रूल किया। पूरा इंडिया में उनका उड़ीसा से लेकर अफगानिस्तान तक रूल चलता था चंद्रगुप्त मौर्य का और मौर्यंस का। तो ये एक बहुत गर्मा गर्म विवाद है, इसमें हॉट डिबेट चलती है, डिस्प्यूट इसमें है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी कि वायलेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट मतलब बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ जो पाली भाषा में लिखे गए हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो पाली भाषा में लिखे गए हैं, वो ये बताते हैं कि ये जो मौर्य शासक थे, मौर्यन रूलर्स थे, ये बैकग्राउंड इनका क्षत्रिय का था, यानी कि क्षत्रिय थे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, यानी ब्राह्मणीय ग्रंथ हैं, जो ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ लिखे हैं संस्कृत में, वो डिस्क्राइब करते हैं, वो बताते हैं कि जो मौर्य रूलर थे वो लो ओरिजिन के थे। वो लो ओरिजिन का मतलब होता है कहीं ना कहीं वो 4th वर्ण से आते थे, जिसको हम शूद्र कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है किसके थ्रू? ये माना जाता है यहाँ पर हमारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौर्य पर भी डिबेट चल रही है कि ये भी क्षत्रिय नहीं थे, कहीं ना कहीं ये शूद्र कैटेगरी से या लो कैटेगरी का इनको माना गया है कुछ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के थ्रू। तो यहाँ पर तो क्षत्रिय होना चाहिए था इसको। इसलिए इंडिया का एक एंशिएंट टाइम का ग्रेटेस्ट जो एम्पायर है मौर्यंस का, वो भी रिलेट कर रहा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोअर कैटेगरी से या एक तरह से शूद्र वर्ण से रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं। ये NCERT के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात आती है जब मौर्यंस के बाद उनके सक्सेसर बनते हैं डायनेस्टी
डायनेस्टी, वो बनता है शुंगाज यानी शुंग वंश। तो शुंग वंश कब आया? मौर्य के बाद आया। शुंग कौन थे? शुंगों के बारे में कहा जाता है कि ये ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो शुंगाज एंड कर्ण, और कर्ण आए थे उत्तर भारत में शुंग वंश के बाद, तो कर्ण भी ब्राह्मण थे। तो द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ द मौर्यंस वर ब्राह्मण्स, यानी कि उत्तर भारत में जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया यहाँ पर, तो इस पूरे एरिया में शुंग वंश आया और कर्ण वंश आया, दोनों ब्राह्मण थे। तो यहाँ पर ब्राह्मणों का काम तो सिर्फ वेदों का अध्ययन करना था, ब्राह्मणों का काम ज्ञान देना था, ब्राह्मणों का काम था यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। लेकिन यहाँ पर तो ये ब्राह्मण समुदाय खुद राजा बन गया। तो ये भी कहीं ना कहीं से ये क्षत्रिय नहीं थे और ये राजा भी बन गए। इस प्रकार से समाज में वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन, वायोलेशन ये भी कर रहे हैं ब्राह्मणों के बनाए नियमों का। इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो इसके आगे चलने पर हम पाएंगे कि पॉलिटिकल पावर वाज इफेक्टिवली ओपन टू एनीवन हु कुड मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज एंड रेयरली डिपेंडेंट ऑन बर्थ एज अ क्षत्रिय। यानी कि जो राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर थी, वो इफेक्टिवली ओपन थी, यानी पूर्णतया वो खुली रूप में जो भी व्यक्ति शक्ति को जमा कर सकता था, शक्तिशाली बन सकता था, जो रिसोर्सेज पे कब्जा रखता था, पैसे पे, सेना पे, आर्मी पे, जो भी शक्तिशाली था, वो उसके लिए आवश्यक नहीं था कि वह क्षत्रिय ही हो। यानी सोसाइटी में जो भी पावरफुल होता था वह व्यक्ति जो है पावर को अपने अधीन करके राजा बन सकता था। इससे तो यही इंडिकेशन मिलता है। फिर आगे चलते हैं, अदर रूलर्स की बात कर लेते हैं। अदर रूलर्स सच एज द सकाज who came from Central Asia were regarded as म्लेच्छास। अब शक कौन थे? जैसे कि आप पहले ही जानते, शक कौन थे? शक जो थे आपका, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप है, मैं दोबारा से एक बार क्रिएट करता हूँ क्योंकि मोबाइल में प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए इंडिया का मैप है, तो यहाँ वाला जो रीजन है पूरा तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान वाला एरिया जो अफगानिस्तान के नॉर्थ में यहाँ पड़ता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एशिया। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल एशिया कहते हैं। तो सेंट्रल एशिया से यहाँ से भारत में जो प्रवेश किया था वो शकों ने किया था। शक जो थे, तो शक कौन थे? आउटसाइडर्स थे। कौन थे? बारबेरियंस हो गए, नोमैडिक हो गए, ये सेंट्रल एशिया के रहने वाले ट्राइबल लोग थे, एक तरह से इंडिया में आए थे, तो ये आउटसाइडर्स थे। और इन शकों को क्या कहा है ब्राह्मणों ने? इन शकों को ब्राह्मणों ने कहा है कि ये म्लेच्छ थे। इनको क्या कहा है शकों ने? कि ये म्लेच्छ थे। म्लेच्छ कहा गया। म्लेच्छ का मतलब एक तरह से ये होता है कि जो लोग बाहरी होते हैं और असंस्कृतिक होते हैं, यानी जो संस्कृत नहीं बोलते हैं, और नॉन संस्कृतिक होते हैं, संस्कृत भाषा से जिनका कोई परिचय नहीं होता है। इस तरीके से शक लोग जो बाहर से भारत में आए थे, सेंट्रल एशिया से बाहर में आए थे, उनको म्लेच्छ कहा गया है। म्लेच्छ जो अपने आप में यहाँ पर एक समझ लीजिए आपकी असम्मानजनक शब्द है। असम्मानजनक शब्द है मतलब ब्राह्मणों के द्वारा सारे बाहरी लोग जो मध्य एशिया आदि क्षेत्रों से, उनको म्लेच्छ कहा गया क्योंकि उनका कोई गोत्र नहीं होता था, वो बाहरी लोग थे, बारबेरियन थे, यानी कि जंगली थे, आउटसाइडर यानी बाहरी थे। तो ब्राह्मणों को म्लेच्छ कहा, जिनका कोई कुल नहीं था, गोत्र नहीं था, और जो अपने आप में असंस्कृत भाषी थे, जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते, वो थे म्लेच्छ। ध्यान रख लीजिएगा। However, one of the earliest inscription in the Sanskrit describes how Rudradaman, the best known Saka ruler, 2nd century CE, rebuilt Sudarsana Lake. Chapter 2, he suggests that powerful Mlechas were familiar with the Sanskritic traditions. यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन, एक एक्सेप्शनल केस है कि चूँकि ब्राह्मणों ने कहा कि ये बाहरी लोग म्लेच्छ हैं, जो शक जो है म्लेच्छ हैं, लेकिन एक हमें एक अभिलेख मिलता है, प्रारंभिक अभिलेख मिलता है, जिसे हम जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, है ना। एक अभिलेख है, अभिलेख मतलब जो हार्ड सरफेस पे जो लिखे जाते हैं, उसमें संस्कृत भाषा में वो अभिलेख लिखा गया, जिसमें रुद्रदमन जो था एक बहुत प्रसिद्ध राजा था, शक शासक। एक शक शासक है, शकों का सबसे महान राजा, शक जाति का भारत में सबसे महान शासक था रुद्रदमन। तो रुद्रदमन जो था, जो कि 2री शताब्दी ईस्वी में जिसका टाइम पीरियड था, उसने सुदर्शन झील को दोबारा बनवाया, रिबिल्ट किया, पुनर्निर्माण किया। वास्तव में सुदर्शन झील को बनाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य के एक मंत्री ने किया था, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। ठीक है, तो यह अभिलेख जो जूनागढ़ में मिला है, संस्कृत का अभिलेख जिसे रुद्रदमन ने लिखवाया था, शक शासक था जो, ये बताता है कि शक्तिशाली जो म्लेच्छ थे, यानी कि जो शक्तिशाली म्लेच्छ थे, बाहरी ये लोग जो थे, जो भारत में शासन कर रहे थे, वो संस्कृत की परंपरा से परिचित थे। वो संस्कृत की परंपरा से परिचित थे, संस्कृत भाषा का उन्हें ज्ञान था, और भारत में संस्कृत भाषा को उन्होंने अपनाया भी और उसमें अभिलेख जारी किया था। तो रुद्रदमन वाज द बेस्ट नोन शका रूलर, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एंड ही रिबिल्ट द सुदर्शना लेक, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और शका रूलर रुद्रदमन एक म्लेच्छ था ब्राह्मणों के अनुसार।
आगे इसमें चलेंगे हम, इसमें आप देखेंगे इट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग दैट द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी क्लेम्ड टू बी द बोथ अ यूनिक ब्राह्मण, एका ब्राह्मण एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियास। यानी यहाँ पर एक टॉपिक आपके पास आता है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जो सातवाहन शासक थे भारत में। अब सातवाहन शासक कौन थे, मैप के थ्रू समझाता हूँ। ये वाला जो अब इंडिया का मैप बनाते हैं, इंडिया का जो वेस्टर्न इंडिया वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जितना हमने कलर कर दिया लगभग इतना वाला हिस्सा, यहाँ पर सातवाहन डायनेस्टी रूल करती थी। और इनका जो टाइम फ्रेम है, टाइम पीरियड है, वो 300 BC से 300 AD तक जाता है। ठीक है, इस दौरान इन्होंने रूल किया था, या लंबा मतलब काफ़ी लंबे समय तक अराउंड इन्होंने रूल किया था। तो सातवाहन जो डायनेस्टी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इन डायनेस्टी के लोगों ने तो खुद को, जिनमें इनका प्रसिद्ध राजा जो था, सबसे महान सातवाहन शासक जो था, वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जिसने कहा कि वो जो है यूनिक ब्राह्मण है, यानी कि जो अनूठा ब्राह्मण है। और क्योंकि यहाँ पर स्वयं को खुद ही ब्राह्मण कह रहा है, तो जबकि ब्राह्मणों के नियमों के अनुसार तो वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों को ही शासन का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने खुद शासन का दावा करा। कहाँ पर, किसने? सातवाहन शासकों ने खुद को ब्राह्मण कहा और राजा बने। साथ ही इन्होंने ये भी टाइटल अडॉप्ट करा कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियास, कि इसने क्षत्रियों के दर्प के घमंड को चूर किया है। ये भी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दावा किया। साथ ही उसने ये भी क्लेम किया दैट ही इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो इंटरमैरिज अमंगेस्ट मेंबर्स ऑफ द फोर वर्णास। यानी एक और दावा यहाँ पर किया है सातवाहन शासक ने कि उसने इंटर मैरिज जो होती है, अंतर विवाह जो होता है चारों वर्णों के बीच में, ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र में, उसने रोक लगा दी है। कौन है ये? सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ये कहा। तो ये, लेकिन एक्सेप्शनल केस ये है कि इन्हीं सातवाहन शासकों ने अपनी जो शादियां हैं, बच्चों की शादियां हैं, और मैरिज अलाइंस यानी कि वैवाहिक संबंध इन्होंने स्वयं जो है अपने बनाए, किसके साथ? शक रुद्रादमन के परिवार के साथ। और ये रुद्रादमन कौन था? शक था, जिनको म्लेच्छ कहा जाता था, और अपने आप में आउटसाइडर थे, जिनका गोत्र भी एक तरह से क्लियर नहीं था। तो उनके साथ इन्होंने खुद के ब्राह्मण होते हुए रिश्ता जोड़ा। किसने? ये गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। और खुद को क्या कहता था ये? खुद को कहता था कि मैं अनूठा ब्राह्मण हूँ, क्षत्रियों के घमंड को चूर किया है मैंने, और चारों वर्णों में शादी जो होती है उसको मैंने रोका है। इस तरीके से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में, जैसा कि कहा गया है धर्मसूत्रों में, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होंगे, लेकिन क्षत्रियों को ही शासन का अधिकार होगा। लेकिन यहाँ पर तो जो मौर्य शासक देखने को मिलते हैं, ब्राह्मणीय नियमों के हिसाब से वो क्षत्रिय होना चाहिए था, लेकिन ये तो लोअर लीनिएज या लोअर वर्ण से संबंधित निकल रहे हैं। इसी तरीके से आप देखोगे वहाँ पर कि जो वहाँ पर शुंग वंश है, वहाँ पर जो कर्ण वंश है, वो भी वहाँ पर हमको ब्राह्मण नज़र आते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि शक शासक जिन्होंने भारत में रूल किया था, गुजरात में, मथुरा में और सेंट्रल इंडिया में, वो भी म्लेच्छ थे, वो भी बाहरी थे, और वो भी ब्राह्मण नहीं थे, वो भी क्षत्रिय नहीं थे। इसी तरह जिन सातवाहन रूलर्स ने इंडिया में रूल किया, वो खुद कहते थे कि हम ब्राह्मण हैं। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन जो है नहीं किया गया, और क्षत्रियों को ही एकमात्र अधिकार शासन का नहीं था, ऐसा लगता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम हमारे दिया गया था अक्षत्रिय राजा, कि वर्ण व्यवस्था में तो क्षत्रियों को ही शासन का अधिकार दिया गया था, लेकिन प्राचीन भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि क्षत्रिय ही राजा नहीं बने। ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको लग रहा हो कहीं पर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और आप कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।